बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक फिज़िक्स का लेक्चर 4 का पार्ट 2 साइंटिफिक मेथड। सर हो गया है ये? हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि नीचे जो है ज़रा वो नेचर ऑफ लाइट के हवाले से इतनी सारी बातें की गई हैं, और मेरी ये नीयत है कि मैं इसमें से कुछ छोड़ूँ ना, सभी कुछ आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग सीखें। तो मैंने सोचा कि मुझे पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। और तो शुरू हो जाइए फिर, ठीक है? कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है भाई? क्या है ये साइंटिफिक मेथड के पार्ट 2 के अंदर हमारे पास यहाँ पर जो बात की गई है ना, वो सबसे पहले नेचर ऑफ लाइट के हवाले से, नेचर ऑफ लाइट के हवाले से, लाइट की नेचर क्या है। ये जो हमारी सनलाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है, ये 200-300 साल पहले जो ना एक बड़ा मसला था। लोगों को पता नहीं था कि ये लाइट है क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी ये तो था। आगे बहुत सारे फिनोमिनन्स थे। फिनोमिनन्स मतलब लाइट कुछ काम कर रही थी जिसका उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे वजह क्या है। लाइट के कुछ फिनोमिनन्स थे, ठीक है? तो वो समझ में नहीं आ रहे थे लोगों को। मिसाल के तौर पर हम वो देख लें कि लाइट कर क्या रही थी, ताकि फिर आसानी हो जाए कि मसला क्या था। बड़ी तवील बहस चली थी हिस्ट्री के अंदर, बड़ी मशहूर हुई। आगे बहुत तफसील से बात करूँगा इसके अंदर, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप ये देखिए ये कौन कौन से थे, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा फ़िलहाल अभी इन टर्म्स को, ये बता रहा हूँ मैं, तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आना, जो आसान आसान होंगी भाई एक बता भी दूंगा। अच्छा, और क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का किसी चीज़ दूसरे मीडियम में इन हो के बैंड हो जाना, जैसे कि लाइट का पानी में इन होना और इन होने के बाद बैंड हो जाना। ये पानी है, लाइट इन हुई है और उसके बाद बैंड हो गई, तो इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आना, बाउंस बैक होना, ठीक है भाई? और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ यानी कि शेडोज़ का बनना। तो ये तीन चीज़ें थी जो कि लाइट के हवाले से थी। क्यों? और भी थी, और भी इश्यूज़ थे, लेकिन इन तीन चीज़ों को जिस हाइपोथेसिस ने एक्सप्लेन किया, जिस मफरूज़े ने एक्सप्लेन किया, जिस आइडिया ने एक्सप्लेन किया कि इसकी वजूहात क्या हैं, वो हाइपोथेसिस, वो ख़याल किसने पेश किया था? वो न्यूटन ने पेश किया था। किसने पेश किया था? न्यूटन ने पेश किया था। समझ आ गई बात? पहले उसने एक आइडिया कायम किया, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, और आपको पता है हाइपोथेसिस क्या है? मफरूज़ा, कुछ फ़र्ज़ कर लेना। तो उसने फ़र्ज़ किया, लेकिन आपको पता है कि स्टेप नंबर 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, सॉरी, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए, मैंने सारे स्टेप्स बताएं। तो स्टेप 2 है ये। इससे पहले ऑब्जर्वेशन वाला स्टेप होता है। तो उसने लाइट को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद इंफॉर्मेशन गैदर की, मालूमात इकट्ठी की, और उसने आइडिया लगाया न्यूटन ने। उसने बोला कि लाइट जो है वो किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से मिलके बनी है। लाइट किससे मिलके बनी है? पार्टिकल्स से मिलके बनी है। पार्टिकल्स को ये भी कहा जाता है कॉर्पसल्स। पार्टिकल्स कह लें आप या कॉर्पसल्स कह लें, एक ही बात, ठीक है भाई? तो कॉर्पसल्स या पार्टिकल्स, ये उसने ख्याल पेश किया। किसने? न्यूटन ने। ये उसका हाइपोथेसिस था। अब ये ऑब्जर्वेशन उसने की और उसके बाद ये उसने अपना हाइपोथेसिस दिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनी है, कॉर्पसल्स से मिलके बनी है,
और उसके बाद लोगों ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ के ऊपर जब काम किया तो उसकी बात सही साबित हो गई। न्यूटन की बात सही साबित हो गई। अब स्टेप नंबर 3 आ जाता है फ़ौरन ही, क्या कि अब ये न्यूटन की बात क्या बन गई, थ्योरी बन गई। क्या कहलाई अब ये, थ्योरी कहलाई, क्योंकि इसके इस हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब काम करना शुरू किया लाइट के नेचर को लेके, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ ये तीनों बिल्कुल ठीक ठीक एक्सप्लेन हो रहे थे इस हाइपोथेसिस के ऊपर। और वो हाइपोथेसिस न्यूटन ने क्या दिया था कि लाइट पार्टिकल्स से मिलके बनी है, कार्पल्स से मिलके बनी है। जब तस्दीक हो गई सारी की सारी, तो अब इसका ये हाइपोथेसिस जो है वो क्या कहलाया, अब थ्योरी कहलाया। और इसी को कहते हैं कार्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ लिख देता हूँ, नेचर ऑफ लाइट पे ये चल रही है। ऑब्जर्वेशन की उसने, हाइपोथेसिस कायम किया और उसके बाद उसका ये हाइपोथेसिस थ्योरी बन गया। ये कहलाया कार्पल्स थ्योरी ऑफ लाइट। ये पहली थ्योरी थी जो इसके हवाले से दी। थ्योरी तो वैसे इससे पहले भी बहुत आई थी, ठीक है। इब्नुल हैशम ने भी लाइट के हवाले से थ्योरी दी थी, आपको पता है। किताबुल मनाजिर बड़ी मशहूर बुक है उनकी, ठीक है। पिन होल कैमरा बनाने वाले फाउंडिंग फादर लाइट के ऊपर, वो जो है इब्नुल हैशम ही थे। बहरहाल, तो ये क्या है हमारे पास, ये कौन सी थ्योरी कहलाई, ये थ्योरी कहलाई कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। सॉरी, मिस्टेक हो गई, कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी, ये न्यूटन ने दी, ठीक है। इसके हाइपोथेसिस का को थ्योरी का मकाम कब मिला, जब ये 3 मसले हल कर दिए इसकी इस बात ने, इसके इस हाइपोथेसिस ने, ठीक हो गई ये बात। अच्छा, इसके अलावा एक बात इसने और भी कही थी, ये मिटा दूं, डेंसर और रेयरर मीडियम के। अब देखें कुछ तो गड़बड़ थी ना, कि सिर्फ कार्पस्क्यूलर थ्योरी जो है वो नहीं आई। उसके बाद इसने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से, कि लाइट की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है, कौन कह रहा है, ये न्यूटन कह रहा है, फास्टर होगी, फास्टर इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, मीडियम वर्ड का क्या मतलब है, मीडियम का एग्जैक्ट मतलब जो है उर्दू में वो वास्ता है, वास्ता। और इसी से मीडियम से वर्ड बना है मीडिया, जो कि प्लूरल वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है असल में। तो डेंसर मीडियम से मतलब क्या है, वो मीडियम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइट तो आ रही होगी ना, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये सन है। तो लाइट जब आ रही है यहाँ पे, तो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, एयर है ना। फिर ये अर्थ आ गई, इसके ऊपर हम रहते हैं। ये एयर जो है, ये पूरा एयर चारों तरफ से कवर की हुई है हमारी अर्थ को। तो और ये क्या है, ये स्पेस है जिसको खला कहते हैं। स्पेस कौन सी जगह है, स्पेस जो है वो हमारे पास एम्प्टी है, खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ख़ाली जगह को ही हम वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर कुछ नहीं है। समझ आ गई बात। तो स्पेस में कुछ नहीं है, वैक्यूम है। और लाइट, अब ये भी एक मीडियम हो गया। मीडियम देखें किसको कहते हैं, मीडियम जिसमें से लाइट गुजर के आ रही है। तो सन से निकली, पहला मीडियम क्या मिला, स्पेस जो कि खाली है यानी कि वैक्यूम है। दूसरा मीडियम क्या मिला, एयर। तीसरा मीडियम अर्थ के ऊपर एक और चीज़ को ले लेते हैं, ओशन या समंदर है कोई, ठीक है, उसमें भी लाइट इन हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें क्या कहलाएं, जिस चीज़ के अंदर लाइट सफ़र करती है उस चीज़ को मीडियम कहा जाता है, जिसका प्लूरल मीडिया है। समझ में आ रही है बात आपको। तो बहरहाल न्यूटन की बात की तरफ चलते हैं। न्यूटन ने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टर होगी किस मीडियम में, जो कि डेंसर होगा। डेंसर का मतलब क्या है, अभी फ़िलहाल मैं आपको ये समझा दूं, जो थिक होगा, बस ये समझ लो, थिक, जो थिक होगा। इसकी मिसाल छोटी सी देके अब समझा दूं आपको, इस पे तफसील। मिल्क को ले लें आप, मिल्क, वाटर को ले लें,
तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? आपके ख्याल में कौन ज़्यादा थिक है, मिल्क है या वाटर है? मिल्क है ना, तो मिल्क की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी कम है। तो न्यूटन का कहना ये था कि लाइट जो है उसकी स्पीड फास्टर होती है, तेज़ होती है डेंसर मीडियम में। जो ज़्यादा थिक मीडियम होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा मीडियम होगा, ठीक है, ये मिटा दूँ, और स्लो होगी लाइट। लाइट की स्पीड जो है वो स्लो होगी किसमें? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, दो किस्म के मीडियम हो गए अभी। रेयरर मीडियम का काम क्या मतलब है यहाँ पर? रेयरर मीडियम का मतलब जो लेस डेंस हो, कम डेंस हो, लेस डेंस, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम रेयरर मीडियम कहेंगे। समझ में आ गई बात? जैसे कि डेंसर मीडियम, मिसाल के तौर पर वाटर। वाटर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास डेंसर मीडियम है। और एयर क्या है? एयर हमारे पास क्या है? रेयरर मीडियम, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अर्थ पर जब लाइट आएगी तो ये एयर हो गई, और इसके ऊपर ये पानी बना देते हैं, समंदर आ गया, ठीक है, ये एयर आ गई सारी, यहाँ से लाइट आ रही है। तो जब एयर में इन होगी तो उसकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। न्यूटन के मुताबिक लाइट की रफ्तार स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो क्या है? रेयरर है, उसकी डेंसिटी कम है। और जब वो समंदर में इन होगी वो लाइट, समंदर के पानी में, तो क्योंकि समंदर का पानी जो है वो डेंसर है इसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में, इसलिए समंदर के पानी में लाइट की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको? ये इसका एक और ख़याल था जो कि गलत था। जी, कैसे गलत था ये मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। तो डेंसर का मतलब भी समझा दिया, रेयरर का मतलब भी समझा दिया। क्या बोला उसने कि डेंसर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार तेज़ होती है और रेयरर मीडियम के अंदर लाइट की रफ्तार स्लो हो जाती है। जैसे कि वाटर ये डेंस है और एयर जो है वो कम डेंस है, मतलब रेयरर है, तो वाटर में रफ्तार तेज़ होगी लाइट की और एयर में जो है रफ्तार स्लो होगी, ठीक है। ये बात न्यूटन ने कही। मिटा दें इसको। स्पेस तो बना लूँ ना भाई, थोड़ा सा जगह तो बने। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसमें पेज नंबर 3 पे आप पढ़ सकते हैं, सारी तफसील ये है। आई विश कि आप लोग खुद पढ़ के समझना सीखें कि लिखा हुआ क्या है आपकी किताबों के अंदर जो ना। अच्छा, ये हो गया। और अब जो है वो कुछ ऐसे फिनोमिनन्स थे जो कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, फेल हो रही थी उनको एक्सप्लेन करने में। जो न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी, वो उन फिनोमिनन्स को, लाइट के उन कामों को जो है वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो कौन कौन से इश्यूज़ थे? वो इश्यूज़ थे हमारे पास जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन ने दी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दूसरा इशू कौन सा था? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक और इशू था लाइट का जो कि क्या था? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये 3 इश्यूज़ ऐसे थे जो कि ये वाली थ्योरी, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, इन 3 इश्यूज़ को लाइट के एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। एक और थ्योरी आई जिसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्रिश्चियन हाइजीन ने दी थी ये थ्योरी, और उनका कहना क्या था? उन्होंने कहा
कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलके नहीं बनी, कार्पल्स से मिलके नहीं बनी, बल्कि लाइट क्या है, वेव है असल में, नॉट पार्टिकल। ये इनका कहना था। लाइट क्या है असल में, वेव है, पार्टिकल नहीं है। ये थ्योरी कहलाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस थ्योरी की मदद से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर लिया गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर लिया गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन कर लिया गया, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ को जो न्यूटन ने बताए थे उसकी थ्योरी के मुताबिक वो 3 एक्सप्लेन हो पा रहे थे। ये 3 एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे। ये थ्योरी इन 6 के 6 फिनोमिनन्स को, इश्यूज़ को, जो लाइट के इश्यूज़ हैं, ये थ्योरी उनको एक्सप्लेन कर रही थी। इसके साथ साथ एक और जो वजह थी, वो क्या वजह थी कि न्यूटन ने जो एक क्लेम किया था, वो क्या क्लेम किया था उसने, कि लाइट जो है फास्टर होती है डेंसर मीडियम में, वो भी गलत थी। रेयरर मीडियम में स्लो होती है लाइट की रफ्तार और डेंसर मीडियम में तेज़ होती है। ये थ्योरी भी उसकी, ये बात भी उसकी गलत साबित हो गई। किसने? ये, क्योंकि अभी तक फोकॉल्ट ये साइंटिस्ट था, फोकॉल्ट ये साइंटिस्ट था, ठीक है, और इन्होंने पता चलाई थी, डिटरमाइंड, पता चलाया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, तजुर्बा करके फाइंड आउट की, एक्सपेरिमेंटली, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड एयर, एंड एयर। वाटर में भी स्पीड ऑफ लाइट इन्होंने फाइंड आउट की, फोकल्ट ने, और एयर में भी फाइंड आउट की। याद रहे, वाटर जो है वो डेंसर है, मीडियम है, एयर जो है वो रेयरर मीडियम है। लेकिन उसने ये बात बताई, बोला कि रेयरर मीडियम यानी कि एयर में लाइट फास्टर थी देन डेंसर मीडियम। लो जी, न्यूटन की बात ही गलत साबित हो गई पूरी की पूरी। न्यूटन ने बहुत काम किया है फिज़िक्स के अंदर, उसको चैलेंज करना कोई मजाक बात नहीं थी उस ज़माने में, समझ आ गई बात। लेकिन था तो इंसान ही भाई, तो इसकी ये बात गलत साबित, फोकॉल्ट ने एक्सपेरिमेंटली उसको गलत साबित कर दी। तो क्या हुआ, वो जो ऑब्जर्वेशन थी न्यूटन की, और जो उसके बाद उसने हाइपोथेसिस कायम किया था, क्या कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बनी है, और 3 फिनोमिनन्स जो हैं वो एक्सप्लेन हो रहे थे। कौन कौन से? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उसको देख भी लिया, और न्यूटन की बात सही थी, तो न्यूटन की बात जो है वो थ्योरी कहलाई। इसी से उसकी थ्योरी बनी न्यूटन की, कौन सी? कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। और ये जो बात बोली न्यूटन ने कि डेंसर मीडियम में रफ्तार तेज़ होगी, रेयरर मीडियम में रफ्तार लाइट की कम होगी, फोकल्ट ने एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन करके बता दिया कि ऐसी बात नहीं है न्यूटन साहब, रेयरर मीडियम में रफ्तार ज़्यादा होगी लाइट की डेंसर मीडियम के मुकाबले में, यानी कि एयर में जो है रफ्तार ज़्यादा होगी, वाटर में रफ्तार कम होगी। ये फोकल्ट ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके बता दिया। उसके बाद क्रिश्चियन हेजन जो आए, जिन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी, तो उन्होंने 6 के 6 इश्यूज सॉल्व कर दिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूटन की जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई, उसको कलअदम करार दे दिया गया, कहा कि ये थ्योरी रॉन्ग है। ठीक है, हालांकि रॉन्ग नहीं कह सकते हम न्यूटन की थ्योरी को मुकम्मल, हाँ ये कह सकते हैं कि उसने जो है वो कुछ, उसकी थ्योरी कुछ चीज़ों को तो एक्सप्लेन कर रही थी और कुछ चीज़ों को उसकी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। और दूसरा ये स्पीड ऑफ लाइट वाली उसकी बात गलत थी। बहरहाल तो कुछ ना कुछ बात उसकी ठीक थी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है वो 6 के 6 फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन कर रही थी कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है, तो वो 6 के 6 फिनोमिनन्स जो है वो एक्सप्लेन हो रहे थे। दूसरा ये फोकल्ट साहब ने जो है वो
रेयरर और डेंसर वाला इशू कर दिया, ओके फाइन। अब कुछ इश्यूज और थे जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। मिटा दूं इसको, कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको हम पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, पार्टिकल या कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन ने दी। दूसरा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्रिश्चियन हाइजन ने दी। तीसरी एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ये किसने दी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट? ये थ्योरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिज़िक्स की दुनिया के बेताज बादशाह अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने थ्योरी दी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उन्होंने क्या बोला कि न्यूटन साहब आप भी ठीक हैं, लाइट जो है वो पार्टिकल भी है, और हाइजन क्रिश्चियन साहब आप भी ठीक हैं, लाइट जो है वो वेव भी है। उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, डुअल नेचर। डुअल का मतलब होता है दोहरा, दोहरा मतलब डबल। समझ आ गई बात? तो डबल नेचर है लाइट की, लाइट पार्टिकल भी बिहेव करती है और लाइट वेव भी बिहेव करती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी किस थ्योरी के अंदर? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर। अब पहले वो इश्यूज तो देखें जो कि पार्टिकल थ्योरी या कार्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये दोनों थ्योरीज़ वो इश्यूज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। वो कौन कौन से थे? मैं लिख देता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। इसको सातवां नाम दें, कॉम्पटन इफेक्ट। ये क्या है आगे चल के पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस के अंदर, फिलहाल तो नाम देख लीजिए। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है यही दो इफेक्ट थे जिसकी बेस के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1921 में, 1921 में। ठीक है, गलत भी हो सकता है तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे ये दो ही याद पड़ रहे हैं। तो ये जो लाइट के दो इश्यूज थे, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ भी हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी हो गया, और क्या हो गया? और कौन कौन से तीन इश्यूज कौन से थे जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो रहे थे? कौन से थे भाई? नींद आ रही है मुझे शायद। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, 6 इश्यूज एक्सप्लेन हो रहे थे। सातवां और आठवां इशू वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि लाइट की दोहरी नेचर है, तो फिर क्या हुआ कि ये पार्टिकल भी और वेव भी है, इससे सारे मसले हल हो गए। ये 8 के 8, कॉम्पटन इफेक्ट का भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़ का भी, सारे मसले इसके हल हो गए। ठीक हो गया भाई? तो ये था थ्योरीज़ का सफ़र। ठीक है, अच्छा ये एक तो इसने बात बोली, इसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर इसने बोला क्या था वो भी लिख दूँ, आखिरी बात हो जाए। इट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ये थ्योरी क्या बोलती थी? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के लाइट किससे मिलके बनी है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलके बनी है, जिसको क्या कहा जाता है? फोटॉन्स कहा जाता है, फोटॉन्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात कही। तो कितनी थ्योरीज आई? एक थ्योरी आई, वो रिजेक्ट हुई, दूसरी थ्योरी आई, वो भी रिजेक्ट हुई, तीसरी थ्योरी ने आके फिर संभाला और इनको एक मुकम्मल बात हो गई। तो कोई भी थ्योरी हो, स्टार्ट कहाँ से हुआ? ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस से, फिर थ्योरी, और थ्योरी को रिपीटेडली जब चेक कर लिया जाए तो आखिर में वो फाइनली क्या बन जाती है? साइंटिफिक लॉ बन जाती है। समझ में आ गई बात आपको?
इसके अलावा थ्योरी की एक आखिरी बात मैं आपको और भी बताता चलूँ। ये फ़िज़िक्स के अंदर आप जो है ना वो जगह जगह मैथ्स को देखेंगे। अक्सर बच्चे सोचते हैं मैथ्स का क्या किरदार है, मिटा दूँ इसको। मैथ्स की इक्वेशंस का क्या किरदार। बहुत सारी इक्वेशंस आपको इसमें मिलेंगी। बहुत सारी इक्वेशंस जो हैं वो इक्वेशंस वाई इन फ़िज़िक्स में इतनी ढेर सारी इक्वेशंस क्यों हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी और 2s और बहुत सारी इक्वेशंस हैं भाई, वेट की भी और ये भी। इतनी सारी इक्वेशंस कर क्या रही हैं, आखिर इनका काम क्या है। ये इक्वेशंस फ़िज़िक्स में क्यों चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आधी बुक जो है उसमें सिर्फ इक्वेशंस, उनकी डेरिवेशंस, यही सब कुछ है। आधी फ़िज़िक्स के अंदर थ्योरी है। तो आखिर इक्वेशंस कहाँ से आई हैं, ये मैथ्स है ना। तो मैथ्स का आखिर क्या किरदार है यहाँ पर। मैथ्स का किरदार ये है कि मैथ्स के अंदर ये जो इक्वेशंस होती हैं ये प्रिडिक्ट कर देती हैं। ये थ्योरी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ थ्योरी। बहुत ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। पार्ट ऑफ थ्योरी होती है ये इक्वेशंस। इसका फ़ायदा क्या है, मिसाल दे के समझाता हूँ। मेरे ख़्याल में 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फील्ड इक्वेशंस दी थी और शायद उसके बाद ही आगे पीछे लगभग मुझे भी याद नहीं। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता लगाया। कहाँ है ये, स्पेस में। ओ चांद, सूरज, सितारों, सैयारों से आगे ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं हमारे स्पेस में बहुत दूर ये जनरेट होती हैं। हमारे सूरज से भी पीछे वहाँ पे ये ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं। ये किसने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा। कहाँ से भाई, क्या ख्वाब आ गया था कोई, नहीं। इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस बता रही थी। उन्होंने सिर्फ पेपर वर्क किया था, ठीक है। और मैथमेटिकल इक्वेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस को फॉलो करते हुए उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव्ड किया, साबित किया इक्वेशंस की मदद से कि ग्रेविटेशनल वेव्स हमारी आउटर स्पेस में मौजूद हैं। कब की बात है ये, लगभग 1915 के लगभग की बात है, 1920 की, मुझे सही तरह याद नहीं है। बहरहाल ये पता है आपको ग्रेविटेशनल वेव्स। अब ये क्या इनकी बात थी जो उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ की इक्वेशंस की मदद से, ये थ्योरी है। अभी इसमें काम बाकी है। क्या काम है, अभी तो साइंस तो तजुर्बा मांगती है ना, एक्सपेरिमेंट मांगती है भाई, तजुर्बा करके बताओ। ऐसे थोड़ी ग्रेविटेशनल वेव्स वहाँ इक्वेशंस की मदद से बिल्कुल आपकी बात मान ली। मैथमेटिकल इक्वेशंस उनकी एग्जिस्टेंस का बता रही हैं, सारी दुनिया ने उनकी बात मान ली। देखें, खुद जाके तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स को नहीं देखा ना, मैथमेटिकली प्रूफ किया, इक्वेशंस की मदद से प्रूफ किया, पूरी दुनिया ने मान लिया। और पता है फिर क्या हुआ, 2015 में 5 साल कबल, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, भाई इसमें कोई मिस्टेक हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। बहरहाल ये बात है, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर लिया। क्योंकि जिस ज़माने में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी थी, ग्रेविटेशनल वेव थ्योरी, उस वक्त ऐसी कोई लैब नहीं बनी थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। 100 साल लगे ऐसी लैब बनाने में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करने में, और उन इंस्ट्रूमेंट्स ने फाइनली डिटेक्ट कर लिया, मतलब पता चला लिया। क्या पता चला लिया, ग्रेविटेशनल वेव्स की मौजूदगी को उनकी डिवाइसेस ने बताया, पकड़ लिया इन वेव्स को। आउटर स्पेस से वो आ रही थी ज़मीन की तरफ, डिवाइसेस ने इन वेव्स को पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया। और जब उन वेव्स के ऊपर काम किया गया तो ये बात पता चली कि ये वेव्स वही हैं जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 साल पहले साबित की थी, प्रूव की थी मैथमेटिकली। आपने देखा
इक्वेशंस और मैथ्स का कमाल, ये बात है। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज अभी पड़ी हैं जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होना बाकी हैं, मैथमेटिकली प्रूफ हो चुकी है, मैथ्स उनके वजूद को बता रही है कि वो हैं, लेकिन अभी उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना बाकी है, क्योंकि वो जो मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, उन्होंने वो चीज़ बता दी है, लेकिन वो इतनी एडवांस चीज़ है कि अभी उसका लैब और उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसके डिवाइसेस बनने में भी बहुत टाइम लगेगा। समझ में आ गई बात? तो उन पे काम चल रहा है। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेक्चर 4 जो है वो फाइनल हो चुका साइंटिफिक मेथड का। आई होप आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा इसको। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।